नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों बाद मुखातिब हूँ आपसे, हिंदी में बात कर रहा हूँ। काफ़ी वक्त से मोटराइड्स के ऊपर इंग्लिश में मेरे पूरे जो रिव्यूज़ हैं वो आ रहे हैं और हिंदी के जो मेरे रिव्यूज़ थे वो मैंने बंद इसलिए कर दिए क्योंकि आप लोग वहाँ पर भी देख नहीं रहे थे। और असल में बात यह है कि ओ भाई करके जो कंटेंट का सत्यानाश हुआ है यूट्यूब पे, उसे देख करके मेरा दिल जो है वो रोता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने आप को ज़रा अलग कर दूं, मैं उस भीड़ में खड़ा नहीं होना चाहता। तो इसके लिए मैंने हिंदी में मेरे जो वीडियोस थे वो कुछ वक्त से बंद कर रखे थे। आज मेरे पास कुछ वक्त था तो मैंने कहा चलो, मेरे दोस्त विपुल ने ऑलरेडी इस गाड़ी का जो वीडियो है वॉक अराउंड वो लॉन्च से कर दिया था। आज मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ, डिटेल रिव्यू मोटरॉइड्स के ऊपर इंग्लिश में आ ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसका एक डिटेल वॉक अराउंड हिंदी में करने का मन कर रहा था। बड़े दिन से मैंने मेरे चैनल पर कुछ डाला भी नहीं था, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना आज इसका एक वॉक अराउंड कर दिया जाए। तो इस गाड़ी का जो दिल है, जो इस गाड़ी का हार्ट है, वो है ये नया इंजन, Z सीरीज़ इंजन। अब इस वॉक अराउंड को करने से पहले एक बात आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं आपको अपना ओपिनियन नहीं दे सकता। इस गाड़ी के बारे में मेरी क्या राय है वो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन जो डिटेल्स हैं वो सारी मैं आपको बता सकता हूँ। तो डिटेल्स जितनी हो सकेंगी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो ये जो इंजन है ये 3 सिलेंडर इंजन है। पहले 4 सिलेंडर इंजन आता था और लोगों का जनरली ये मानना होता है और कुछ हद तक बात सही भी है कि 4 सिलेंडर इंजन जो कि बैलेंस होता है, वहाँ पर वाइब्रेशंस कम होते हैं और 3 सिलेंडर इंजन्स जो अमूमन पहले के जो इंजन्स होते थे उसमें वाइब्रेशंस ज़रा ज़्यादा होते हैं। लेकिन अब क्या हो गया है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ उसको काउंटर करने के मेजर्स भी कंपनीज़ ने अपना लिए हैं और आजकल ऐसा होता है कि जो 3 सिलेंडर इंजन्स हैं, अगर आप देखेंगे बहुत सारी कंपनीज़ हैं, अगर आप Hyundai की वेन्यू देखें वो भी 3 सिलेंडर टर्बो इंजन है, उसे चला के देखिए। वहाँ पर भी आपको अंदर पता नहीं चलेगा कि गाड़ी चालू है बंद है। तो जो एक परसेप्शन है 3 सिलेंडर इंजन्स के साथ, वो चला आ रहा है पुराना, लेकिन आज के दौर में वो बात नहीं है। और ये जो इंजन है इसके बारे में मारुति का ये कहना है कि ये उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ इंजन है। 1.2 लीटर है, क्यूबिक कैपेसिटी चेंज नहीं हुई है। हालांकि पावर जो है उसमें लगभग 10% की गिरावट आई है। अब यहाँ पर आपको अगर आप BHP में बात करें तो 80.5 BHP के आसपास पावर मिलती है और PS में बात करें तो 81.5 PS के आसपास 5300 RPM पर ये पावर प्रोड्यूस होती है। और टॉर्क जो है उसमें भी ज़रा 1 न्यूटन मीटर जो है कम मिलता है। पहले आपको ज़रा ज़्यादा टॉर्क मिलती थी, अब ज़रा टॉर्क कम मिलती है 4700 RPM पर। अब ये जो इंजन है ये इंजन खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करी गई हैं। मारुति का ये कहना है कि जो इस इंजन की थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी, अब देखिए थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी क्या होती है। अगर आपका इंजन ज़्यादा हीट लॉस कर रहा है, जब आप पेट्रोल को जला करके उसको मोशन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस दौरान जो हीट प्रोड्यूस होती है, तो हीट जो है एक तरह का लॉस है, उसे ठंडा करने के लिए भी आपको एक कूलेंट की ज़रूरत पड़ेगी और जो हीट जो नहीं चाहिए आपको। तो अगर आप उस फ्यूल को जला करके ज़्यादा से ज़्यादा पावर और टॉर्क प्रोड्यूस कर पाएँ बिना हीट प्रोड्यूस किए, तो आपका इंजन ज़्यादा एफिशिएंट होगा। तो मारुति का ये कहना है कि यहाँ पर जो थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी है, यानी कि जो पावर लॉस है हीट के द्वारा, वो बहुत कम है। ये इन्होंने कैसे फैसिलिटेट किया, इनका कहना है कि यहाँ पर एक लैम्डा एयर फ्लो सेंसर है, उसके अलावा यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वाटर पंप है और भी काफ़ी सारी नई टेक्नोलॉजीज इस इंजन के अंदर इन लोगों ने अडॉप्ट करी है। और इनका ये बोलना है कि अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो पहले से और भी बेटर है। पावर हालांकि कम है लेकिन एक्सेलरेशन अगर आप नंबर्स देखें 0 to 100, तो वो इनका कहना है कि अब लगभग 10% से बेटर है। अभी 10% का जो नंबर है इस पर कैसे आया है ये मैं टेस्ट करने के बाद ही आपको बताऊँगा, अपनी राय नहीं बता सकता। इनका कहना है कि फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो ऑब्वियसली बेहतर हुई है। इनका कहना है कि लो एंड टॉर्क, जो कि पुरानी वाली मारुति सुजुकी स्विफ्ट का एक छोटा लो पॉइंट हुआ करता था, वो टॉर्क भी जो है अब यहाँ पर ज़रा बेहतर है। अप टू 3000 RPM जो सिटी में आप चलाते हैं गाड़ी, उस RPM रेंज के अंदर टॉर्क भी इनका ये कहना है कि अब 3% 3.5% के हिसाब से बेहतर है जो डिलीवरी है वहाँ पर। तो इस इंजन की बहुत सारी खूबियाँ हमें गिनाई जा रही हैं। अब वाकई में वो खूबियाँ सड़क पर ट्रांसलेट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, ये मैं जब इस गाड़ी को टेस्ट करूँगा और उसका रिव्यू करूँगा तो उसमें आपको पता चलेगा। लेकिन ये सारी खूबियाँ इस इंजन की बताई जा रही हैं और इसके साथ साथ जो CO2 एमिशंस हैं ये भी ज़रा कम है। अब मैं इस इंजन को ज़रा चालू कर देता हूँ ताकि आप देख पाएँ कि जब बॉनेट ऊपर है तो इंजन किस तरह से नज़र आता है और वाइब्रेशंस का जो सेंस है वो विजुअली आप देख सकें कि आपको कैसा लगता है।
अब यहाँ वाइब्रेशंस आपको नज़र आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ये आप जाने न जाने। अगर ये 4 सिलेंडर इंजन भी होता तो भी यहाँ पर ये जो थोड़ा बहुत हिल रहा है ये आपको वहाँ पर भी नज़र आता है। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर इंसुलेशन मटेरियल है। और अब इस बॉनेट को कर देते हैं बंद, बिकॉज अब मैं आपको इसके कुछ डिज़ाइन फीचर्स और जो कुछ और टेक्निकल चेंजेस इस गाड़ी में हुए हैं वो सारे बताऊँगा। तो पहले कर देते हैं इंजन को बंद और फिर हम लोग इस बॉनेट को नीचे गिरा देते हैं। अब जब बॉनेट को हम लोग नीचे गिराएंगे तो आपको एक ख़ास चीज़ नज़र आएगी और वो है ये लाइन। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, अमूमन आपने कुछ कार्स जैसे कि ये शट लाइन जो ख़ास तौर पर ये बड़ी प्रोमिनेंटली छोड़ दी गई है शट लाइन। एक मैन्युफैक्चरर का जनरली ये एफर्ट होता है कि ये जो लाइन्स है नज़र ना आए, शट लाइन्स जितनी हो सके उतनी कम हो, लेकिन ये जानबूझ करके छोड़ी गई है। और ये कई मैन्युफैक्चरर्स करते हैं, जैसे ऑडी टीटी जो थी उसमें भी ये शट लाइन एक जो हाईलाइट होता है उसके तौर पर छोड़ी जाती है। तो ये जो क्लैम शेल बॉनेट है, इसे क्लैम शेल डिज़ाइन कहते हैं, क्योंकि जो एक सीपी होती है, जो क्लैम होता है, उसको जब ओपन करते हैं कुछ कुछ इस तरह से नज़र आता है। तो एक क्लैम शेल डिज़ाइन इसे दिया गया है। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं शट लाइन, ये जानबूझ करके प्रोनाउंस की गई है ताकि ये आकर के हो सके मर्ज इस लाइन में। और यहाँ ये जो शोल्डर लाइन है लगातार यहाँ चलती जाएगी और इस पूरी गाड़ी को आप देखेंगे यहाँ पे आकर के देखिए इस लाइन के साथ ये पूरा रैप करती है। सो एक पूरा रैप अराउंड लुक यहाँ पर इस लाइन के द्वारा दिया गया है, जो कि इस गाड़ी की डिज़ाइन की एक बड़ी हाईलाइट है। तो ये डिज़ाइन की हाईलाइट हो गई। और अगर आप डायमेंशंस की बात करें तो ये पिछली जो गाड़ी है उससे ज़रा लंबी है, 15 mm लंबी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर ज़्यादा स्पेस है, क्योंकि जो व्हील बेस है वो पहले जितना ही है। व्हील बेस में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो जो दो पहियों के बीच का डिस्टेंस है वो अभी भी सेम है। हालांकि यहाँ पर जो सस्पेंशन है उसका ट्रैवल 10 mm यानी कि लगभग इतना बढ़ा दिया गया है, ताकि जो कंफर्ट है वो बेहतर हो सके, ऐसा मारुति का क्लेम है। असल में है कि नहीं मैं आपको रिव्यू में बताऊंगा। अब इसका मतलब ये भी है कि ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़ गया है 10 mm से, और इसका मतलब यह है कि रूफ हाइट भी जो है बढ़ गई है 10 mm से। विड्थ पहले जितनी ही है, विड्थ में कोई बदलाव नहीं आया है। गाड़ी का ट्रैक पहले जितना ही है, उसमें भी कोई बदलाव नहीं आया है। और अब अगर आप सामने से इसे देखेंगे तो यहाँ पर ये जो DRL है ये नया है। ये हेडलाइट जो है इसमें एक स्मोक्ड इफेक्ट दिया है। जैसा आप देख रहे हैं एक क्लियर लेंस नहीं है, एकदम सफ़ेद किस्म का जो लेंस होता है वैसा नहीं है। ये एक स्मोक, जो स्पोर्टी कार्स के अंदर जनरली जो आप एक इफेक्ट देखते हैं, स्मोक्ड इफेक्ट यहाँ पे दिया गया है। और अंदर आपको मिलेगा एक प्रोजेक्टर लैंप। और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको एक फॉग लैम्प जो कि एक LED प्रोजेक्टर यूनिट है वो भी दिया गया है। इसका जो सामने वाला बम्पर है ये भी पूरी तरह से बदल दिया गया है। और ये जो ग्रिल है ये भी पूरी तरह से नई है। अब जो बम्पर का लोअर पार्ट है ये भी इस तरह से देखिए, ये ब्लैक कलर का और एक्सटेंड कर रहा है यहाँ पर। आपको ये कैसा लग रहा है सामने से देखने में, ये मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कुछ लोगों को ये गाड़ी बहुत पसंद आ रही है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आ रही है। और लुक्स जो है वैसे भी बड़े सब्जेक्टिव होते हैं। कुछ लोगों को कुछ चीज़ें पसंद आती हैं, कुछ लोगों को कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। और यही कारण है कि हर चीज़ में हमें अलग अलग तरह के बहुत सारे डिज़ाइंस मिलते हैं, वरना एक ही डिज़ाइन हर आदमी पहन ले। तो जो पर्सपेक्टिव है हर आदमी का अपना अपना अलग होता है। तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगता है मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग ज़रा इसे साइड से देखते हैं, और साइड से जब आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ तुरंत समझ में आएगी। इसे अगर आप पुरानी गाड़ी से कंपेयर करेंगे कि जो हेडलैम्प्स हैं यहाँ पर वो एक्सटेंड नहीं करते हैं फेंडर्स के अंदर। जो पुरानी वाली स्विफ्ट है उसके अंदर ये जो हेडलैम्प्स हैं ये एक्सटेंड करते हैं इस तरह से। उसी तरह से टेल लैंप जो है वो भी एक्सटेंड करता है, तो उसका जो इलोंगेशन है वो यहाँ पर ज़रा कम कर दिया गया है। तो जब आप इसे साइड से देखते हैं ना तो आपको ये समझ में आएगा कि ये गाड़ी के हेडलैम्प और टेल लैंप जो है उन्हें ज़रा कर्टेल किया गया है। इसके साथ साथ जो फेंडर थे सामने वाला और पीछे वाला हॉन्च, यहाँ पर दो ऑर्गेनिक लाइन्स थी इस तरह से, एक लाइन यहाँ पर, एक लाइन यहाँ पर। और ये दोनों ही लाइन्स जो हैं ये अब हटा दी गई हैं, और उसके बजाय जैसा मैंने आपको बताया शोल्डर लाइन यहाँ पर दे दी गई है जो कि स्ट्रेट है। अब ये आप यहाँ पर 2 टोन कलर देख रहे हैं। इस तरह के 3 2 टोन कलर्स हैं आपके पास। टोटल 9 कलर्स हैं, उसमें से एक ये ब्लू और एक रेड नए कलर्स हैं। तो टोटल 9 कलर्स में से आप चूज़ कर सकते हैं, और 3 जो है उसमें से ये 2 टोन कलर्स भी हैं। मिरर यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का है। यहाँ पर माउंटेड आपको ब्लिंकर्स भी नज़र आ रहे होंगे। 37 लीटर्स का फ्यूल टैंक है। और एक और ज़रूरी बात, 15 इंच के व्हील्स हैं। ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है।
यहाँ पर 15 इंच के व्हील्स हैं, डायमंड कट अलॉयज जैसा कि आप देख रहे हैं, और 185 सेक्शन ब्रिजस्टोन के यहाँ पर टायर्स लगे हुए हैं, इकोपिया टायर्स हैं ये। और अब हम आ जाते हैं पीछे की तरफ। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपके पास एक छोटा स्टबी एंटेना है, शार्क फिन एंटेना यहाँ पर नहीं है। ऊपर से अगर आप देखेंगे तो सनरूफ का ऑप्शन भी यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। पीछे आपको यहाँ पर एलईडी हाई माउंट स्टॉप लैंप मिलेगा, रियर वॉश और वाइप, और पीछे का डीफॉगर, और जो टेल लैंप क्लस्टर है यहाँ पर, ये पूरी एलईडी यूनिट है। जो ये ब्रेक लाइट है ये भी एलईडी यूनिट है, लेकिन जो रिवर्स लाइट और टर्न इंडिकेटर है ये अभी भी बल्ब्स हैं। रियर व्यू कैमरा यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। और अब अगर आप इसे खोल के देखें, इसे ज़रा मैं खोल देता हूँ, तो जो बूट स्पेस है ये पहले जितना ही है, मोरलेस। पहले 268 लीटर्स का था, अब 265 लीटर्स का है, 3 लीटर्स कम है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है ज़्यादा। लेकिन ख़ास बात यहाँ पर यह है कि ये जो लोडिंग लिप है ये अब ज़रा नीचे कर दिया है, ताकि चीज़ें निकालने और डालने में आपको ज़रा ज़्यादा आसानी हो। जितना गहरा ये लोडिंग लिप होता है उतना ही आपको सामान उठाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये बैग मुझे निकालना है और ये लोडिंग लिप और ज़्यादा ऊंचा हो तो मुझे उतना ही ज़्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा इसे खींचकर बाहर निकालने में। इसी तरह से कुछ गाड़ियों में एकदम फ्लैट लोडिंग लिप आता है जिसमें आप सीधा उसे स्लाइड करके बाहर निकाल सकते हैं। तो लोडिंग लिप जितना नीचे होगा उतना ही आपको सामान डालने और निकालने में आसानी होगी। तो ये जो एरिया है ये 265 लीटर्स है। यहाँ पर आपका जैक आता है, और ये यहाँ पर हुक है, ये यहाँ पर आपकी एक लाइट है, और आपको स्टील का स्पेयर मिलेगा, फुल साइज अलॉय नहीं मिलेगा। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर आपको 60-40 स्प्लिट सीट्स का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप 2 लोग चल रहे हैं, अगर या 3 लोग भी चल रहे हैं, तो एक सीट गिरा करके आप इस लोडिंग एरिया को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं और काफ़ी सारा सामान यहाँ पर डाल सकते हैं। तो आपकी अगर एक छोटी फैमिली है तो आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। चलिए जी, अब हम लोग देख लेते हैं ज़रा कि इंटीरियर में भी हमारे पास क्या क्या बदलाव है। ये देखिए, यहाँ पर ये बटन है, यानी कि आपको चाबी जेब से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो प्लास्टिक है यहाँ पर, इसे आप ज़रा देख लीजिए। मैं ज़रा इसकी आवाज़ आपको सुना देता हूँ, बता तो सकता नहीं मैं आपको कि ये मुझे कैसा महसूस हो रहा है। यहाँ पर ये एक सैटिन ग्रे कलर का इंसर्ट है, क्रोम डोर पुल है, और यहाँ पर देखेंगे आपकी एक ये पैटर्न नज़र आएगा आपको। ड्राइवर साइड विंडो जो है ये, एक सेकंड मैं ज़रा इंजन भी ऑन कर देता हूँ। ये देखिए, ये ऑटो डाउन है और ऑटो अप है, लेकिन बाकी सारे जो बटन्स हैं वो ऑटो डाउन और अप नहीं है। मिरर्स फोल्डिंग है, ये देखिए, वेलकम टू एपिक न्यू स्विफ्ट ये गाड़ी हमसे कह रही है। और इलेक्ट्रिकल मिरर्स भी है यहाँ पर। अच्छा, ये जो पार्ट है यहाँ पर, ये फैब्रिक है, सॉफ्ट टू टच है, और ये आपका आर्मरेस्ट है। यहाँ पर आप कुछ सामान रखना चाहें तो रख सकते हैं। 1 लीटर वाटर बॉटल यहाँ आ जाएगी। मैप पॉकेट, और जो स्पीकर है उसका कुछ इस तरह का डिज़ाइन यहाँ पर दिया गया है। आर्टेमिस का साउंड सिस्टम यहाँ पर आपको मिलता है। और साउंड कैसी है इस बारे में मैं अपना ओपिनियन नहीं दे सकता, लेकिन आपको सुना ज़रूर सकता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे आपको म्यूज़िक सुनाऊंगा तो उसमें कॉपीराइट आ जाएगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक का सैंपल यहाँ पर सुनाऊँ। डेड पेडल वहाँ पर आप देख रहे होंगे, और ये देखिए यहाँ पर ये स्विफ्ट की मैट लगी हुई है। इसके अलावा ये यहाँ पर बॉनेट और फ्यूल का जो लेवर है वो है, और ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पर है। अब ये जो मीटर यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भी कुछ हद तक नया है। पहले यहाँ पर आपने देखा होगा स्विफ्ट के अंदर 2 हुड्स आते थे, वो हुड्स यहाँ पे नहीं है, लेकिन तो भी इन्होंने फुली डिजिटल देने का काम नहीं किया है। और मैं पर्सनली अब अपनी अगर राय व्यक्त करूँ तो मुझे फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो आते हैं बहुत सारी गाड़ियों में, उसको बहुत ज़्यादा शौक नहीं है। आपको ये कैसा लग रहा है ये मुझे ज़रूर बताइएगा। बीच में ये डिजिटल आपको स्क्रीन मिल जाएगी, और ये जो फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पे आपको दिख रही है इसे नज़रअंदाज कर दीजिए, ये रियल फ्यूल एफिशिएंसी नहीं है, इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी है गाड़ी की। अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको 24.8 kmpl की एयर फ्यूल एफिशिएंसी है, और अगर आप बात करेंगे AMT की तो वहाँ पर 25.75 kmpl की एयर आई फ्यूल एफिशिएंसी। ये यहाँ पर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये गाड़ी बहुत देर से आइडलिंग पे खड़ी है और हम इसे चला नहीं रहे हैं, इसलिए फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पर लो दिखा रहा है। तो जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी चीज़ यहाँ पर वो ये है कि बीच में जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है ये पहले वाली स्विफ्ट जैसा ही नज़र आएगा आपको। और ये मैं आपको साइकिल करके दिखा देता हूँ एक बार, सारे जितने भी यहाँ पर मीटर्स हैं। और ये जो इसकी
सुइयाँ हैं, ये देखिए सिल्वर और रेड, एक बड़ा ही स्पोर्टी किस्म का यहाँ पर इसे लुक दिया गया है। स्टीयरिंग जो है ये फेमिलियर है, आपने पहले भी स्विफ्ट के अंदर देखा होगा। और ये सारे कंट्रोल जो हैं यहाँ पर इस तरह से लेड आउट हैं, ये हमने पहले भी स्विफ्ट में देखे हुए हैं। सीट में यहाँ पर आपको हाइट एडजस्टमेंट मिल जाता है। और ये जो फैब्रिक है इस पर आपको, अगर आप इधर नज़र मारेंगे तो आपको इस पर पैटर्न जो है ये नज़र आएगा। इस तरह का एक पैटर्न यहाँ पर देके रखा है। हेडरेस्ट एडजस्टेबल है। और इसके अलावा ये यहाँ पर आपको 9 इंच का स्मार्ट प्ले प्रो प्लस, याद रखने में बड़ा डिफिकल्ट रहता है कभी कभी नाम। 9 इंच का ये टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है, जो कि आपने और भी मारुति कार्स में देखा होगा। ये काफ़ी फेमिलियर यूनिट है। यहाँ पर आपको ऑन बोर्ड नेविगेशन नहीं मिलता है, लेकिन वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, वायरलेस कारप्ले, वो सारी फीचर्स नज़र आएंगी यहाँ पर आपको। और जैसा कि इसका रेजोल्यूशन वगैरह है, आप लोगों में से जिन लोगों ने पहले मारुति कार्स यूज़ करी हैं उन्हें मालूम रहेगा कि इसका रेजोल्यूशन कैसा है, इसका टच रिस्पॉन्स कैसा है, वो सब चीज़ें आपको डेफिनेटली पता रहेंगी। कुछ और जो चेंजेस हैं पुरानी गाड़ी के मुकाबले वो बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर सर्कुलर वेंट्स हुआ करते थे पहले, वो अब हॉरिजॉन्टल कर दिए गए हैं। रोटरी नॉब्स हुआ करते थे यहाँ पर फॉर एसी, उन्हें अभी कॉम्पैक्ट कर दिया गया है। ये जो आप यूनिट देख रहे हैं ये शेयर्ड है, और अगर आप दूसरी गाड़ियों में भी देखेंगे मारुति की तो उसमें भी आपको ये नज़र आएगी। और ये टिल्टेड है ड्राइवर की तरफ, ताकि उसका एक्सेस जो है ज़रा ईजी हो जाए। 9 डिग्रीज टिल्टेड है ड्राइवर की तरफ। और साइड एसी वेंट्स जो हैं वो भी ज़रा हॉरिजॉन्टल ही यहाँ पर दिए गए हैं। ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप का ऑफ का बटन दे रखा है यहाँ पर आपको। अगर आपको उसे ऑटो स्टार्ट स्टॉप को ऑफ़ करना है तो इसे यूज़ करके ऑफ़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक जो नई फीचर दी गई है वो है वायरलेस चार्जिंग। तो ये गाड़ी जो है अब आपको वायरलेस चार्जिंग की फीचर भी दे देती है। और कप साइज़ जो है, कप होल्डर साइज़, ये भी अब बढ़ा दिया गया है। एक आपको 12 वोल्ट पावर सॉकेट मिल जाता है, एक USB सॉकेट मिल जाता है। यहाँ पर इन लोगों ने इसे कन्वर्ट कर रखा है टाइप सी के अंदर। तो ये दोनों चीज़ें हैं। अब ये जो क्लच जो आप देख रहे हैं ना, ये क्लच भी पहले मैकेनिकल हुआ करता था, यहाँ पर इसे हाइड्रोलिक क्लच बना दिया है, हाइड्रोलिक असिस्ट है यहाँ पर। तो अब आइडियली ये लाइट होना चाहिए, इसका उपयोग ज़्यादा ईजी होना चाहिए। सिटी में है कि नहीं मैं क्यों बताऊँ आपको, उसके लिए आपको अभी वेट करना पड़ेगा जून तक। तब तक हमारे ऊपर शिकंजा कसा हुआ है, हम अपनी ओपिनियन या राय नहीं दे सकते। ये यहाँ पर आपको एक वैनिटी मिरर नज़र आ जाएगा, और ये लाइट है। ऑटो डिमिंग और IR बीम आपको नहीं मिलता है। AC जो है ऑटोमेटिक है, 5 स्पीड गियर बॉक्स है। और ये आपका जो गियर शिफ्टर है, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये आपका जो हैंड ब्रेक है, ये बोलते बोलते मुँह भी थक गया मेरा एक्चुअली। ये जो आपका हैंड ब्रेक है ये भी मैनुअल है, इलेक्ट्रिक नहीं है। अगर आप उधर से आएंगे ज़रा तो इन्हें मैं ग्लव बॉक्स भी ज़रा ठीक से दिखा सकता हूँ। ये ग्लव बॉक्स है, यहाँ पर आपको किसी तरह का कोई कूलिंग फंक्शन नज़र नहीं आ रहा होगा। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ कि आप में से बहुत सारे लोग सेफ्टी में बड़े इंटरेस्टेड रहते हैं, तो सेफ्टी के बारे में ज़रा बात कर लेते हैं कि इस गाड़ी में सेफ्टी क्या है क्या नहीं है। इस गाड़ी का जो इंटरनेशनल वर्जन है, जो जापानीज़ वर्जन है, उसको JNCAP, जो जापानीज़ एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग है, उसमें 4 स्टार रेटिंग मिली है। और इसकी भारत एनकैप टेस्ट जो होती है उसका क्रैश टेस्ट रेटिंग अभी तक नहीं आया है। यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर 45% तक, 40-45% तक एडवांस्ड हाई स्ट्रेंथ स्टील जो है उसे यूज़ किया गया है, और उसमें से अप टू 20% जो है एडवांस्ड हाई स्ट्रेंथ स्टील है। टॉर्शनल रिजिडिटी जो है गाड़ी की, वो जैसा मैंने बात करी मारुति के जो इंजीनियर्स हैं उनके साथ, उनका कहना है कि वो उतनी ही है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ी है। लेकिन क्रैश टेस्ट रेटिंग के अंदर ये जो गाड़ी है काफ़ी अच्छा फेयर करेगी, ऐसा उनका बोलना है, उनका मानना है। और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि ये गाड़ी भारत एनकैप के अंदर अच्छा करे। इसके अलावा यहाँ पर आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल जाएगा। और एक बड़ी अच्छी बात जो है वो ये है कि यहाँ पर 2 फास्ट चार्जर, एक नॉर्मल A चार्जर और एक C चार्जर, दोनों फास्ट चार्जर हैं, ये यहाँ पर हैं, ताकि ड्राइवर, फ्रंट पैसेंजर और दोनों रियर पैसेंजर इसे यूज़ कर पाएँ। यहाँ पर एक छोटा सा स्लॉट भी देके रखा है आपको। और ये पैडिंग का जो डेंसिटी है ये आप देख लीजिए, कैसा लगता है आपको। सीट्स का साइज़, मेरा कद काठी कोई छोटा नहीं है, आई एम अ वेल बिल्ट मैन। और अगर आप देखेंगे तो ये आपको कैसा लग रहा है, आप अपना विश्लेषण कर लीजिए। तो ये बात हो गई आगे की।
गाड़ी का इंटीरियर आपको कैसा लग रहा है ये ज़रूर मुझे बताइएगा। ये एक सॉलिड अपग्रेड लग रहा है कि नहीं, एक्सटीरियर डिज़ाइन आपको कैसा लगा, सामने का ये पूरा लुक आपको कैसा लग रहा है। ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, लोअर वेरिएंट्स में फीचर्स ज़रा कम होते हैं और वो सारी चीज़ें होती हैं। तो सेफ्टी की मैं बात कर रहा था आपसे, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग आती है या नहीं आती है अलग बात है, लेकिन यहाँ पर आपको 6 एयर बैग्स बेस वेरिएंट में भी मिलेंगे। इसके साथ ही साथ ESP यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम आपको बेस वेरिएंट में भी मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ जो 5 सीट्स हैं इस पर आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलती है, हिल होल्ड असिस्ट मिलता है, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ये देखिए यहाँ पर ये सीट बेल्ट रिमाइंडर का जो साइन है ये आपको सारे वेरिएंट्स, तो ये सारे फीचर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे वेरिएंट्स में मिलेंगे आपको। और इसके साथ ही साथ 40 से भी ज़्यादा कनेक्टेड कार फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे मारुति का जो कनेक्टेड कार सिस्टम है इसके द्वारा। और ये सुजुकी कनेक्ट का ऐप भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो अगर आपको अपनी गाड़ी की कुछ चीज़ें अपने फ़ोन के द्वारा कनेक्ट करनी है तो आप इस ऐप को यूज़ करके कर सकते हैं, जो कि आजकल सारी ही गाड़ियों में ये फ़ीचर आ रहा है। तो ये स्विफ्ट भी जो है ये अब एक बड़ी स्क्रीन के साथ, पहले यहाँ पर 7 इंच की स्क्रीन यहाँ पर आती थी, अब ये स्क्रीन फ्लोटिंग स्क्रीन हो गई है। तो उसके साथ ये जो एडिशनल फ़ीचर्स हैं ये भी यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आप कुछ मिसिंग फ़ीचर्स की बात करें तो कुछ चीज़ें जैसे कि TPMS वगैरह कुछ छोटी गाड़ियों में आता, सब में नहीं आता है, लेकिन चूँकि एक ही बहुत बड़ा अपग्रेड था तो मैं उम्मीद कर रहा था कि ये फ़ीचर के तौर पर यहाँ पर शायद दिया जा सकता था। और भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि ये ऑटो डिमिंग, IRVM, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी विश लिस्ट में होती हैं। और क्या हो रहा है ना आजकल की जो फीचर्स हैं वो ऊपर वाले जो मॉडल्स हैं उससे नीचे ऐसे ट्रिकल डाउन होती जा रही हैं कि जब भी कोई नया मॉडल आता है तो हम अपनी लार टपकाते बैठते हैं कि यार ये सारे जो फीचर्स हैं हमारे जो लोअर मॉडल्स हैं इसमें भी आ जाए, और ऐसा होता जा रहा है। तो कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो मुझे लग रहा था कि यहाँ पर भी दी जा सकती थी, उसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अपन अब जा कर के पीछे बैठते हैं कि स्पेस कैसा है वहाँ पर। जैसा मैंने आपको बताया कैबिन स्पेस, अगर व्हील बेस की बात करें तो व्हील बेस चेंज नहीं हुआ है, तो ओवरऑल कैबिन स्पेस चूँकि रूफ हाइट वगैरह भी डायमेंशनली चेंज नहीं हुई है, तो मारुति का ये कहना है, जब मैं बात कर रहा था उनके इंजीनियर से, तो उनका ये कहना है कि जो कैबिन स्पेस है उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन जो डिज़ाइन है ये चेंज किया गया है। और बाहर की तरह जैसा आपने देखा कि रैप अराउंड एक पूरा थीम है, तो अंदर भी एक रैप अराउंड किस्म का थीम देने की कोशिश करी गई है कि ड्राइवर कैसा लगे कि आई एम रैप्ड विद द डैशबोर्ड एंड द इंटीरियर। अभी हम लोग पीछे जा करके देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। 60-40 सीट्स को कर देते हैं ऊपर, और यहाँ बैठते ही आपको नया फीचर नजर आएगा, ये AC वेंट्स यहाँ पर मिल गए हैं विद फ्लो कंट्रोल। और हेडरूम लेग रूम आप देख लीजिए, मैंने सीट काफ़ी रिलैक्स तौर पे पीछे करके रखी थी, मेरी ड्राइविंग पोजीशन नहीं है वो, लेकिन तो भी यहाँ पर ठीक ठाक। इनफैक्ट मैं अपनी ड्राइविंग पोजीशन पर ही डाल देता हूँ सीट को, ताकि आपको अच्छा से आइडिया मिल जाए। ओके, आवाज़ कैसी लगी दरवाजे की बंद होने की, ज़रूर बताइएगा। और ये है यहाँ पर नी रूम, सीट जैसा आप देख रहे हैं स्कूप्ड आउट है, और ये मेरे फीट सामने वाली सीट के नीचे जा रहे हैं। ये किस तरह से नज़र आ रहा है आपको बताइएगा। ये है यहाँ पर सीट का जो स्क्वाब होता है, यानी कि कुशनिंग जो होती है कितनी आगे तक जा रही है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये है यहाँ पर हेडरूम, ये है एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं आर्मरेस्ट नहीं है। थर्ड हेडरेस्ट भी यहाँ पर नहीं है। ये है थर्ड 3 पॉइंट सीट बेल्ट, और ये है आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट। हेडलाइनर की क्वालिटी आप देख लीजिए, यहाँ पर पीछे बत्ती नहीं है, डोर हैंडल्स हैं, लेकिन इसमें मुझे कोट हुक नज़र नहीं आ रहा है। एक लुक हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि इंटीरियर पीछे से किस तरह से नज़र आता है। इसमें और क्या क्या फीचर्स आप चाहते थे गाड़ी में, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि इस सेगमेंट में आप क्या क्या फीचर्स और चाहते। अगर आपकी विश लिस्ट पूरी होती तो किस तरह के फीचर्स आप इसमें चाहते, वो भी ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये है इस गाड़ी का पूरा पहला वॉक अराउंड। और कीमतों की भी एक बार हम लोग अगर बात करना चाहें तो कर सकते हैं।
हम लोगों ने इसकी कीमतों के ऊपर जब हमने पहला वॉक अराउंड हमारा किया था तो उसमें हम लोगों ने आपको कीमतें इसकी बताई थी। इसकी जो कीमतें हैं ये देखिए 6.5 लाख रुपीज़ से चालू होती हैं LXi जो वेरिएंट है, और जो मैनुअल है वो आपके पास 9,14,500 रुपये तक जाता है, यानी 9,14,500 रुपीज़। और जो ऑटोमेटिक है उसकी कीमतें 7,80,000 रुपये से लेकर के 9,64,000 रुपये तक जाती हैं। तो ये हो गई इसकी कीमतों की बात। और अब एक काम करते हैं हम लोग ज़रा एक छोटा सा स्पिन यहीं पे ले लेते हैं, क्योंकि मैं इस गाड़ी के परफॉर्मेंस के बारे में तो बात कर नहीं सकता आपसे, बट आपको गाड़ी चला करके ज़रूर दिखा सकता हूँ। और आप ज़रा मीटर पे नज़र रखिए कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। हो सकता है आपको कुछ इंटरेस्टिंग वहाँ पे नज़र आ जाए। तो चलिए हम लोग यहीं रफ में थोड़ा सा गाड़ी को चला करके भी देख लेते हैं। मैं इसके बारे में अपना कोई ओपिनियन नहीं देने वाला, लेकिन हो सकता है ये देख करके आपको कुछ भी किसी तरह की कोई साउंड या टैको पर जो नीडल है वो देख करके कुछ भी आइडिया मिल जाए। आइए, जाने से पहले एक और बात बता देता हूँ आपको। ये जो कप होल्डर है यहाँ पर, ये बॉटल होल्डर है, ये देखिए यहाँ पर, इसका साइज़ आप देख लीजिए एक बार, इसे ज़रूर देख लीजिएगा एक बार, और इसके बारे में अपनी राय आप अपने पास रख लीजिएगा। और ये देखिए यहाँ पर, जैसा आपने सामने देखा था, ये फैब्रिक है, सॉफ्ट टू टच है सामने, लेकिन यहाँ पर ये सब प्लास्टिक है। चलिए जी, हमें कहा गया है कि ये गाड़ी जो है इसका टॉर्क जो है काफ़ी अच्छा है, ऐसा हमें बताया गया है। पहले से बेटर है 3.5%। ज़्यादा नहीं चलाऊंगा गाड़ी को, सिर्फ यहीं पर चलाना है। ये फर्स्ट गियर है, ये सेकंड गियर है, और ये है थर्ड गियर। ज़्यादा कुछ मैं करने वाला नहीं हूँ, लेकिन आप सिर्फ मीटर पे नज़र रखिए। ये थर्ड गियर में गाड़ी अभी चल रही है, एकदम सामने से देखिए इसे, ये गाड़ी अभी थर्ड गियर में है। और मैं इसे रफ में चला रहा हूँ। किसी भी तरह की आवाज़ अगर आपको आ रही हो अंदर, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको क्या महसूस हो रहा है। अगेन, ये गाड़ी अभी थर्ड गियर में है। अब मैं इसे फोर्थ गियर में डाल देता हूँ। मैंने इसे फोर्थ गियर में डाल दिया। ये गाड़ी अब फोर्थ गियर में है। परफॉर्मेंस कैसा है, 0 to 100 कितने टाइम में करती है, टॉप स्पीड क्या है, अलग अलग गियर्स में कितनी स्पीड तक जाती है, ये सब मैं आपको नहीं बता सकता। जैसा कि आपने मेरे दूसरे रिव्यूज़ में भी देखा होगा, मैं ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में बात करता हूँ, अभी नहीं बता सकता। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि वॉक अराउंड देख करके आपको गाड़ी के बारे में जो जो जानकारी चाहिए थी वो सारी मिली। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। और मेरी आपसे बस एक ही दरख्वास्त है, वीडियो पे व्यूज़ आएँ या ना आएँ, हमारा काम है। जैसा कि भगवान कृष्ण भी गीता में कह के गए हैं कि आप अपना काम करते जाओ, फल की चिंता मत करो। तो हम तो अपना काम करते जा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि जो कचरा पट्टी बनाने वाले लोग हैं, जो कि क्लिक बेटी हेडलाइंस डालते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, सेंसेशनलाइज करते हैं, उल्टी सीधी बात करते हैं, उन लोगों के वीडियोस ज़्यादा देखे जाते हैं। और जो लोग मतलब की बात करते हैं, डिटेल्ड बात करते हैं, जिन लोगों को असल में टेक्निकल ज्ञान है, उनके वीडियोस आप लोग देखते नहीं हैं। तो मेरा सिर्फ आपसे ये कहना है कि आप जो कंटेंट देख रहे हैं उसकी क्वालिटी पे ज़रूर नज़र रखिए। अगर कोई कचरा बात कर रहा है, कोई नॉनसेंस कर रहा है ना, तो उसे प्रमोट मत कीजिए। बिकॉज उससे क्या होता है कि जो लोग वाकई में मेहनत करते हैं, जो लोग वाकई में अपना हार्ट और सोल इस चीज़ के अंदर डालते हैं, टेक्निकली साउंड हैं, वो लोग डीमोटिवेट होते हैं। अगली बार तक के लिए पता नहीं वापस मैं कब आऊँगा हिंदी वीडियो लेकर के, लेकिन अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।